बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त। इस आज की तारीख 27 जून 2022 और 28 जिलक़द सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और आज का दिन शाहजेब, आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहा, आप बताएं आपका कैसा मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहा। ईद के शोज की तैयारियां भी चल रही हैं, जाहिर आगे जो है जिलहज शुरू होगा, रोजे भी शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी बातें भी हैं। आज का दिन बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ तरह से गुजारा जाता है, जैसे कि कहीं इस दिन को जनाब हेलेन केलर डे के हवाले से भी कहा जाता है। कहीं इस हवाले से अगर हम बात करते हैं जनाब तुर्कमेनिस्तान की, तो वहां पर तुर्कमेनी जो आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एक बहुत अहम दिन जिसको मनाया जाता है वो जनाब है डे ऑफ नेशनल यूनिटी के हवाले से, और वो है ताजिकिस्तान में यूनिटी इत्तेहाद के हवाले से जो है इस दिन को मनाया जाता है। और एक बहुत ही अहम दिन जिसको हम सबको जानने की जरूरत है वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से भी एक ही दिन सब कुछ मनाया जाता है। एक ही दिन में दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इस दिन को इस तरह से मनाया जाता है शाहजेब। लेकिन PTSD का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे आज के अगले मौजू के भी हवाले से है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ लोग एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जॉब है, ठीक है। कुछ लोग एक दूसरे को सिखाने, मुझे एक बात समझ नहीं आती, पिछले हफ्ते भी आई हैड दिस आर्ग्यूमेंट इन माय फैमिली कि हम टीचर क्यों बने रहते हैं हर वक्त, हम सिखाने पे क्यों रहते हैं, हम सीखने वाले क्यों नहीं बनते। और इसीलिए हमारा सीखने का अमल रुक जाता है जब हम सिखाने पे चले जाते हैं। और यही हमारा मसला है, जब हम देखते हैं कि दूसरा शख्स क्या कर रहा है, पहले हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम ये जिक्र करते हैं ना कि हम अच्छे लिसनर्स नहीं बन पा रहे हैं, हम सुनाते हैं बातें, बोलने में बहुत आगे होते हैं लेकिन सुनने में बहुत पीछे होते हैं। इसीलिए वो एक एग्जाम्पल भी है ना मौलाना रूमी की कि अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम अच्छा सुनेंगे, ठीक से सुनेंगे, तभी हमारी बात इम्पैक्टफुल भी होगी और हम उसमें हमारा सीखने का अमल भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और तुम ना इसको यूं कर लो, तुम ये मशवरे देने वाला जो मसला है ना हमारे। एग्जैक्टली, आपने नया घर लिया, अच्छा घर तुमने यहाँ क्यों ले लिया, अच्छा खिड़की इसकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छा अगर आपने जो कपड़े ले लिए, ये कपड़े मैंने कहीं और से लेते, इससे सस्ते मिले थे। अगला बंदा का दिल ही खत्म हो जाता है फौरन ही कि मैंने नए कपड़े पहने, और दूसरा जो अच्छा मशवरा देने का भी एक तरीका है ना कि आप बातें फिर इस तरीके से करें कि अगले बंदे को उसका फायदा हो, वो आपकी बात से फायदा उसको वाकई पहुंचे। मसला ये कि हम सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में उसको मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इकसाम के मशवरे दे रहे होते हैं और मशवरे देने में सबसे आगे होते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई अगर आपने अच्छा स्पीकर बनना है तो पहले अच्छे लिसनर बनो ना। आप अच्छा सुनेंगे, सुनने की ताकत कुव्वत रखेंगे, तभी तो आप अच्छा बोल सकेंगे। अगर आप समझते हैं आप अक्ले कुल हैं, जिसको बचपन से हमें सुनता है कि भाई ये तो अक्ले कुल है, जब आपने समझ लिया मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे सब कुछ पता है, मैं सबका टीचर हूं, वहीं पर आपकी ग्रोथ, आपका जो आपकी जो परवान होती है वो रुक जाती है। एक और बात ये है कि हम सिर्फ स्टेटस के लिहाज से अगले बंदे की बात सुनते हैं। कि अगर उसका स्टेटस हमसे मैच हो रहा है तो हम उसकी बात सुनेंगे, अगर वो हमसे थोड़ा सा नीचे तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो भी बैंक बैलेंस। बात सुनने को अहमियत देनी अब बहुत जरूरी है। ब्रेक की बात सुने, वो चाहे कोई भी और किसी की भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, और चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है। आजकि तो बच्चे इतनी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि मैं बड़ा हैरान होता हूूँ, हमें उनसे सीखने को मिलता है। एग्जैक्ट, कितना कुछ सीखने को मिलता है। हम आउटडोर्स जाते हैं, शाहजेब और मैं कितनी अक्ल की बात की इसने, तो सीखें। और हम आपको ये तलकीन नहीं कर रहे, हम अपने लिए ये बात कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, कि मुझे सीखना है, मुझे और क्या सीखना है इस हालात में। अगर हम हालात की बात करें शाहजेब, तो एक ऑडियो सबको सुनाना चाहूंगी। एक कुलीग है मेरे, उनका एक फीडबैक है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो बिजली जा रही है, ये जो लोड शेडिंग हो रही है, इससे लोग शिकायत तो कर रहे हैं कि इतने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, इस तरह लाइट चली जाती है, इस तरह जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन दरअसल उसका असर किस पर क्या पड़ रहा है, जरा ये भी मुलाहिजा फरमाइए। बॉस, इतनी मुश्किल हो गई है ना लोड शेडिंग की वजह से। पूरा दिन बंदा काम करके जाए, ट्रैफिक में फंस के घर पहुंचे, घर जाके सुकून करने के लिए कुछ देर लेटे कि थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लें, इतनी देर में लाइट चली जाती है। क्या प्रोडक्टिविटी आएगी, क्या बंदा काम करेगा, कैसे ज़हनी सुकून में आएगा। यार मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया इस तरीके से, बार बार लोड शेडिंग, फिर ऊपर से आप देख रही है महंगाई कितना हो गया। यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये आम आदमी की आवाज है शायद। बल्दियाती इंतखाबात हुए, प्रोग्राम में चल के आगे चल के सुई बात करेंगे। चेंजेस हो रही हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, हुकूमत में बहुत कुछ हो रहा है, ऑपोजिशन बहुत कुछ कह रही है, ऑपोजिशन जो पहले हुकूमत थी वो बहुत कुछ कह रही है।
तो एक उस साइड सिचुएशन में एक इंसान कहता है पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, ये जिन मसाइल का आप जिक्र कर रही हैं, जो तमाम मसाइल से हमारे लोग गुजर रहे हैं और इसी की वजह से जो परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं। खैर, जो माया जिक्र कर रही है बल्दियाती इंतखाबात का, उसके पहले मरले में पीपल्स पार्टी को जो है वो सारी जीत उनके नाम हो गई, उन्होंने मैदान मार लिया है। लेकिन खैर, इस पर तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि माया ने ये आपको वॉइस नोट सुनाया है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पहले देखते थे माया कि लोड शेडिंग होती थी, दिन में लोड शेडिंग होती थी, जब रात को सोना होता था तो बिजली आ रही होती थी, लोग आराम से सोते थे, सुबह उठते थे, दफ्तर जाते थे। अब जो ये प्रॉब्लम हो गया कि आप सो रहे होते हैं और रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपकी बिजली जाती है, उसकी वजह से आपकी नींद भी खराब होती है, आपका रूटीन भी खराब होता है। जो दफातर जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो अपने काम पर जाने वाले लोग हैं, वो शदीद परेशान होते हैं। ना सिर्फ परेशान होते हैं, वो जहनी मसाइल का शिकार होते हैं। उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें माया वो खत्म हो जाती हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप एक टाइम के बाद अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप ब्रेक नहीं लेंगे, आपने थोड़ा सा ऑफ नहीं लिया, तो आप कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आप प्लस में नहीं माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे। कभी फील हुआ है कि आप बैठे हुए हो, आपने शायद टूटी फूटी नींद भी की हो, काम पर हो और एकदम से आप ब्लैंक हो जाए? वो क्यों होता है? बिकॉज आपने रेस्ट नहीं किया हुआ होता भाई, आपने आराम नहीं किया हुआ होता, आपके ब्रेन को जो है वो ब्रेक नहीं मिली होती। और ये ऐसा नहीं है शायद कि लोड शेडिंग अभी स्टार्ट हुई है, ये लोड शेडिंग सारा साल रहती है। लेकिन अब जिस तरह इजाफा हुआ है 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे, कभी लोड मैनेजमेंट के बहाने, कभी फॉल्ट के बहाने, लेकिन अब तो किसी भी वक्त बिजली चली जाती है। तो इस वजह से लोग कितने परेशान हैं, किन ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, किस डिप्रेशन का शिकार हैं, और जैसा कि माया ने कहा कि वो कितने कंस्ट्रक्टिव हैं अपने काम में या नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं। इसकी ज्यादा वजह एक ये भी है कि रात को जब उनकी नींद पूरी नहीं होगी और वो रेस्ट जो उनको करना चाहिए वो नहीं हो सकेगा, तो जाहिर बात है सुबह आप ऐसे ही ब्लैंक होंगे। आप छोटे बच्चे देखें, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं शायद वहां लाइट चली जाए, ये सख्त गर्मी में जहां हब्स हो रहा है, और मानसून का सीजन में हब्स बढ़ जाता है, ठीक है, आप पंखे भी चला रहे होते हैं तब भी आपको गर्मी लग रही होती है। उस वक्त में एसी तो बहुत दूर की बात है, इंसान की रसाई पंखा तक ना मिले, उस वक्त इंसान अपनी नींद ना करे। वो बाप जिसने सुबह ऑफिस जाना है उठकर, वो बच्चा जो बराबर में सो रहा है वो बेचैन होकर उठ जाता है, वो माँ जिसको समझ नहीं आता कि मैं शौहर को आराम दूं या बच्चे को आराम दूं। यहाँ पर हर एक के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है शाहजेब, वो एक एक कमरों में पूरे पूरे घराने रह रहे हैं, वहां पर क्या आराम होगा? क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगी? क्या डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा? क्या एग्रेशन नहीं बढ़ेगा? क्या चिड़चिड़ापन में इजाफा नहीं होगा? मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा शख्स है इस दुनिया में जो इस तरह की रूटीन में रहकर कंस्ट्रक्टिव रहे? कोई रोबोट ही हो सकता है, इंसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस मामले पर शहरी क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर तफसीली बात भी करेंगे। सुबह से नहीं है और आया हूँ तो पानी नहीं है, रोजाना का यही मामूल है। पानी नहीं लेने के लिए जाता हूँ गैलन भर के। बस खाने के लिए नहीं है, 50-50 हज़ार के बिल भेज रहे हैं बगैर लाइट के, कैसे भरेंगे बताओ? इतनी बच्चों की कमाइयाँ हैं जो उनको 50,000 रुपये महीना दे दें। नफ्सियाती ऐसा वैसा बना दिया है कि मत पूछो, बहुत परेशान क्यों हुआ है। क्या हम जिंदा रहें या मर जाएं? पर पूरा महल्ला परेशान है। लाइट जो है 5-5 घंटे 6-6 घंटे जाती है और फजर के अंदर तो ख़ास तौर से लाइट चली जाती है। 4 बजे लाइट आती है, आदमी ना नमाज पढ़ सकता, ना कोई काम कर सकता, ना सुबह को ड्यूटी जा सकता। इन्होंने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। अब इससे बेहतर ये है पूरे मुल्क को बम मार दो, एटमी बम मार दो जो तुमने बनाए हुआ है, उस एटमी बम मार दो कि जो पूरा मुल्क ख़त्म हो जाए, फिर इसके ऊपर तुम जो है ऐश और आराम करना। 4-4 घंटे 3-3 घंटे रातों में लाइट जा रही है, सुबह हम काम नहीं कर पा रहे। ने यूनिट इतना महंगा कर दिया है, वहाँ से सैलरीज आप कट कर रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, चाह क्या रहे हो यार? मर जाएं, क्या करें? बच्चों को लेके कहाँ जाएं? रात को चली जाती है, रात के 2 बजे होती है, समझे? 2 बजे के बाद लाइट गई, फिर रात भर लाइट गायब रहती है, फिर सुबह लाइट आती है। इसी तरह लाइट का देख रहे हैं ना, पसीने में बुरा हाल है रात का। बच्चे बाहर, बड़े बाहर, सब तंग किया हुआ है। बस लाइट होने का कोई फायदा ही नहीं है। बत्ती भी नहीं होती है, गैस भी नहीं होती है, कहाँ से खाएं? ये हुकूमत है क्या है? क्या करें बताओ? कि खाने के लिए तो दे ही नहीं रहे, आमदनी है नहीं बिल्कुल, महंगाई इतनी कर दी है तो ऐसे ही मार दो फिर।
9,000 का बिल भेजा है, बताओ, एक पोर्शन का, और 5 मीटर लगे हुए हमारे, पांचों का ऐसी भेजते हैं, ये 5,000 भेजा, एक का 12,000 भेजा है। इतना हम नहीं कर सकते, या तो फिर निकाल दे, काट दें, कुछ भी करें। हम इससे बहुत, बत्ती वालों से बहुत तंग आ गए, हम नहीं, सभी आ गए तंग। भाई कराची में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई इनको बोलें जो दे रहे हैं ना वो भी जो है ना आप ख़त्म कर दें, ये देने का फ़ायदा नहीं। 2 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे गायब, 4 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे गायब। पूरी रात जो है लाइट नहीं होती, बाहर बैठे रहते हैं पूरी रात, सुबह काम पर किस तरह जाएंगे। ये ज़हनी मसाइल जो हैं ये आप लोगों ने सुने, और ये सिर्फ मसला लोड शेडिंग का नहीं है, तो हम एक मसला उठा रहे हैं। इसके अलावा पानी का मसला, लोगों की सैलरी में कट ज़्यादा हो गया क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ गया है, लोगों के मसाइल और बढ़ गए हैं। जब बिजली का बिल आता है 50,000 आ जाता है, जो आपकी तनख्वाह है वो 30,000 रुपये। ये सारे मसाइल हैं। तो इन मसाइल पर बात करने के लिए कि ज़हनी दबाव कितना बढ़ता जा रहा है, आज हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर साहब ने। उनसे हम अक्सर बातें करते हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन भी होती है, बहुत अच्छे वो हमें मशवरे भी देते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मोई साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर हमें ज्वाइन किया इतने अहम मामले पर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो मसाइल हैं, चाहे वो लोड शेडिंग है, रात को बिजली जाती है, पानी नहीं आता, बिल 30-35 हज़ार आ जाता है, सैलरी कम है, ऑफिस आते हैं, सैलरी मिलती है तो वो कट कर मिलती है क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। ये तमाम जो मसाइल हैं, फिर रात की बिजली की जो बंदिश है, ये कितना जहनी मसाइल में इजाफा कर रही है लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको सलाम जी। अब ये पिछले 30-40 साल से ये मसाइल मैं सुनता आ रहा हूँ, और हम हर मर्तबा बोलते हैं, तकलीफ होती है, अपना अंदर वबाल निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, चेंज कुछ नहीं होता। चेंज ना होने की सबसे बड़ी वजह ही है जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों बराबर है। बरसों से आप जुल्म सहते रहे हैं, क्योंकि जुल्म सहते रहे हैं आप जुल्म करने वालों में शामिल हो गए। बहुत सारे इसके पहलू हैं, अब इस पे क्या बात करें, मगर ये याद रहे कि ये खत्म मुश्किल नहीं होगी आपके सर पे से। इसकी वजह ये है कि जिनके इख्तियार में है वो खुद नहीं करना चाहते। मुझे आप ये बताइए माया कि जिन लोगों को, जिन इदारों को और उन इदारों के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, हम जानते हैं किनको मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, अगर वो बंद कर दे मुफ्त बिजली, अगर बिजली मुफ्त बंद कर दे, तो फिर जब उनको तकलीफ पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो जो करते धरते उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, फ्री बिजली है नहीं, उनके लिए फ्री बिजली है, उनके लिए फ्री पेट्रोल है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। जिसने कभी तपती धूप ना एक्सपीरियंस की हो, जिसने कभी प्यास ना एक्सपीरियंस, जिसको भूख का ना पता हो, वो भूखे को कैसे समझेगा, क्या समझेगा भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो अब 2 तबकात हैं। एक तबका वो है जिसने जिंदगी में कभी मतलब एसी की गाड़ी से बाहर रोड पे चले नहीं है, कुछ देर तक धूप नहीं देखी। और एक तबका ज्यादातर, मैं कल इस्लामाबाद में था, रात को काफी लेट आया हूँ, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, कुछ बड़े हाई लेवल के लोग थे, मिलने आए थे। 84 to 85% वो लोग हैं जो रिसीवर हैं, यानी आप हर किस्म का जुल्म रिसीव कर रहे हैं। बिजली का बिल महंगा है वो रिसीव कर रहे हैं, गैस महंगी होगी वो रिसीव कर रहे हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे, आप बता रहे थे इनकम टैक्स जुल्म है। इनकम टैक्स पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल की प्राइसेस गिरी है। पाकिस्तान में उन्होंने बढ़ाई है, बढ़ा रहे हैं, गिरी नहीं है। तो ये जितना जुल्म आ रहा है 85% लोग रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद वो फिर जिंदगी अपनी चलाते हैं। लोग इंतशार पसंद हो जाते हैं, लोग अग्रेसिव नहीं हो जाते इस तरह। रातों को आप सोए हुए हो, आपको 4-5 घंटे की नींद मुयस्सर नहीं है, और वो बीच में उठने के बाद चिड़चिड़ापन तो बड़ा नेचुरल है, नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल नेचुरल है, मगर करेगा क्या? ऐसे लोग जिनके अंदर ये कैफियत पैदा होती है, ज्यादातर ये आपस में लड़ेंगे, मियाँ बीवी से लड़ेगी, घर में नाचाकी होगी, बच्चों को मार पड़ेगी, बच्चा जाके किसी और को मारेगा। मगर अगर ये बेचैनी इतनी ज्यादा है तो लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? मेरा सवाल ये है। तो क्या जाता है जी, लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं है। असल में हम क्या करते हैं, मैंने फिर कहा, हम सहने वालों में से हम बर्दाश्त कर रहे जुल्म को, और इस तरह जुल्म को बढ़ावा दे रहे। अगर घरों के अंदर टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, मगर घर का प्रॉब्लम बढ़ता है ना, घर का प्रॉब्लम बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक साहब जो थे बेचारे किसी दफ्तर में काम करते थे, तो एक दिन बॉस ने कमरे में बुलाया, गुस्सा आया, बॉस ने चाटा मारा।
अब वो बॉस को तो कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप शाम को जब घर गया तो बीवी को चांटा मारा। अब बीवी शौहर को तो कुछ नहीं कर, उसने बड़े बेटे को चांटा मारा, बड़े ने छोटे को मारा, छोटा गुस्से में बाहर गया, कुत्ता था, कुत्ते को उसने लात मारी, कुत्ता चीखता वो आगे गया, उसने एक आदमी को काटा, जिस आदमी को काटा वो वही बॉस था। तो देखे चीजें घूम फिर के फिर आपके पास आती है, पूरा साइकिल है हमारे जो पूरा साइकिल। और दूसरी चीज जो हमारे तालिब इल्म के अंदर अब शऊर ही नहीं रहा तालीम का, हमारी जो IQ और EQ लेवल था वो नीचे जा रहा है, हम जहनी तौर पर पसमंदगी की तरफ जा रहे, जहनी तौर पर मफलूज होते जा रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटी जब नहीं मिलेगी आपको, जैसे आपने कहा कि बिजली नहीं है तो रात भर बिजली नहीं तो बंदा सोएगा नहीं तो सुबह काम कैसे करेगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन, वो जिस इदारे में काम करता है उस इदारे की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। आज मैं अभी सुन रहा था आप ही के चैनल पे सुबह न्यूज में कि जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है, वो एक दौर था जब वो सड़कों पे सोते थे, उनके पास घर नहीं था, और आज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है। तो आप देखिए कहां से कहां का सफर। तो हमारे मुल्क में लोअर मिडिल क्लास से कोई शख्स उस लेवल पे आता ही नहीं है कि जहां वो चेंज ला सके। तो ये चंद खानदानों की हुकूमत है, आप जुल्म सहते जाएं, अब देखते हैं कब तक आप सहते हैं। ना कि बिजली नहीं है, बीवी से लड़ोगे, बीवी शौहर से लड़ेगी, शौहर बच्चों से लड़ेगा, यही लड़ते रहो, अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर दो। आज हम प्रोडक्टिविटी के हवाले से, इंडस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से बिल्कुल नीचे आ गए, जबकि हमारी कौम में इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल की है। अगर हम चाहें तो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें, मगर कैसे यूज करें, यूज नहीं कर सकते ना। तो अब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, कैसे यूज करें। वाकई में डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू हमेशा गाइडलाइन देने के लिए, एंड थैंक यू कि कम से कम हमें ये तो रियलाइज हमें कराया आपने आज, मुझे तो एटलीस्ट कराया कि हम जुल्म कर भी रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम कर भी रहे हैं। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर आज जो है प्रोग्राम में आगे चले, उन्होंने टैक्स के ऊपर भी बात की, उन्होंने बताया बिजली भी जारी है, और उन्होंने खुद बहुत बताया, ये बात जहन से मेरे निकल गया था। वाकई में हर एंगल पर जो है इंसान के लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने के लग रहा है अगला स्टेप तैयार होता है मुंह खोल के कि आए तो सही बंदा, तो मैं उसको फ्रस्ट्रेशन कम होगी, हम बढ़ा देते हैं, हम और बढ़ा अब आप हमारे पास हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा देते हैं। हुकूमत ने इस वक्त मैशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए, काबू पाने के लिए हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने का ऐलान भी किया गया है। इस सुपर टैक्स क्या है, क्यों आयद किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज हम ये जानना चाहते हैं कि मखसूस 13 सेक्टर्स हैं जिन पर सुपर टैक्स आयद किया गया है। तो पहले इस पर तफसीली रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर तफसीली बात करेंगे। टैक्स ये वो लफ्ज़ है जिसको सुनते ही अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सोच में पड़ जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह टैक्स ही तो है जो एक सर्कल की तरह बहुत सी चीज़ों पर असरअंदाज होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये टैक्स क्यों ज़रूरी है। मुल्क कोई भी हो, उसे चलाने के लिए रकम की ज़रूरत होती है, और इस रकम के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर हुक्मरानों का इन्हिसार आवाम से मिलने वाले टैक्सेस पर होता है। पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ममालिक में होता है जहाँ टैक्स का बाकायदा निज़ाम है, जिसके ज़रिए मुल्क चलाया जा रहा है। यूँ तो क़याम पाकिस्तान से पहले 1922 में ब्रिटिश राज ने बर्र-ए-सग़ीर पर टैक्स का निज़ाम लागू किया, जिसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 1922 रखा गया। फिर 1947 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, और ठीक 32 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपना टैक्स कानून नाफिज किया, जिसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, जो सन 2000 तक चलता रहा। इसके बाद 2001 में नया कानून मुतारिफ कराया गया, जिसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जो ताहाल फ़ाल है। अब अगर हम टैक्सों की इकसाम की बात करें तो बुनियादी 2 इकसाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जिसके ज़रिए आवाम से पैसा वसूल किया जा रहा है। इनकम टैक्स यानी कमाई पर, कॉरपोरेट टैक्स यानी कारोबार, और प्रॉपर्टी टैक्स यानी जायदाद पर। ये डायरेक्ट टैक्सेस की नुमाया मिसालें हैं। कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स का शुमार इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है, जो आवाम से वसूल तो किए जाते हैं, लेकिन शायद ही आम आदमी को इसका इल्म हो। इन इकसाम के बाद हुकूमत की तरफ से टैक्सेस की वसूली बढ़ाने के लिए आयद किया जाता है सुपर टैक्स।
इसको यूं समझ सकते हैं कि शहरियों या एक ख़ास तबके पर लगाए जाने वाले टैक्सों के बाद उनकी आमदन के ऊपर कुछ फीसद का मज़ीद टैक्स लगा दिया जाए, जो सुपर टैक्स के ज़ुमरे में आता है। सुपर टैक्स एक इजाफी टैक्स होता है जो आमदन के हिसाब से आयद किया जाता है। इस बार हुकूमत ने 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद किया है। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल, बेवरेजेस, एयरलाइन, LNG टर्मिनल और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सुपर टैक्स अदा करेंगे। पाकिस्तान में इससे पहले 2010 में भी सुपर टैक्स आयद किया गया था जब सैलाब आया। 2016 में सुपर टैक्स की मद में FBR ने 1 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक हालिया सुपर टैक्स का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अमीर लोगों और इदारों की तादाद बहुत कम है। Right, thank you so much, Shahrukh Saab, member of our team. Very, very informative package. Thank you for making it very clear. हमारे लिए सब बड़ा क्लियर होता जा रहा था कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमें जरा पता चले हमारे टैक्स की क्या सिनेरियोज हैं, 2001 में क्या हुआ, 1979 में किस तरीके से ऑर्डिनेंस हुआ. बट थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव पैकेज. लेकिन देन अगेन बात वहीं आके रुक जाती है. बिल्कुल, तो हम इसी जो बात आगे रुकी है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, रुकने नहीं देते. और माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे. मुजम्मिल साहब, हम डिटेल रिपोर्ट देख रहे थे, हमारी टीम मेंबर ने तैयार की थी सुपर टैक्स के ऊपर. टैक्स तो लगता आ रहा है, मईशत को संभालने के लिए एक बार फिर सुपर टैक्स लगाया गया है, लेकिन आप इस सुपर टैक्स को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं इससे कोई फायदा पहुंचेगा मईशत को? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके नुकसान ज्यादा है, क्योंकि पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा जो है एक मईशत के लिए जहर का प्याला होता है. और ये जो है बल्कि सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो टैक्स है ये माली साल 2022-23 में नहीं, ये जो साल खत्म हो रहा है जून में, इसी में लग जाएगा जो आमदनी लोगों की आ रही है. तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि झटका और सरप्राइज के लिए लोगों के लिए कि आप किसी भी वक्त मतलब गन पॉइंट पे आपने जो है पैसे ले लिए, पकड़ लिए. ये इसको इस तरह में तशवीर दूंगा. दूसरा ये कि ये क्या इसको कहा गया बार बार कि सुपर टैक्स जो है अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं, और फिर साथ ये भी कहते हैं कि वन टाइम लगा रहे हैं. मतलब आप कॉल और फेल में तजाद देखें. अमीर पे टैक्स आप एक दफा एक साल में लगाना चाह रहे हैं और बाद में नहीं लगाना चाह रहे. दूसरा, टैक्स अगर अमीर को लगाना है ना तो फिर अमीर को लगाए ना. ये तो एक कंसर्न है. देखें, एक कंपनी जो होती है ना, वो जो है एक एंटिटी होती है और उसके शेयर होल्डर्स होते हैं. और उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब कंपनी पैसा कमा के शेयर होल्डर को देती है तो वो शेयर होल्डर की आमदनी में आता है. तो शेयर होल्डर को टैक्स करें ना आप, यानी कि आप बजाय ये कि आपने कारखाने को टैक्स कर दिया, अब कारखाना क्या करेगा? कारखाना ये करेगा कि वो जो चीजें बनाता है उसकी कीमतें बढ़ा देगा. ठीक है, जब वो उसकी कीमतें बढ़ाएगा तो हो सकता है कि एक आम आदमी जो है उसकी कीमत खरीद से बाहर हो जाए तो वो उसका कम इस्तेमाल करेगा. जब वो कम इस्तेमाल करेगा तो फिर वो जो है कारखाना प्रोडक्शन कम करेगा, बेरोजगारी फैल जाएगी. तो मुजम्मिल साहब यूं कहिए कि आपने कहा इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, यानी कि महंगाई में कमी के लिए या गुर्बत को कम करने के लिए कहीं भी किसी भी एंगल से मददगार साबित नहीं होगा. जी, उसकी वजह ये है कि जब आप एक चीज पे टैक्स ज्यादा लगा देंगे, अब आपके पास, अब मिसाल यूं ले लें कि आपके पास एक ऑप्शन है, एक जगह तनख्वाह आपको मिल रही है, दोनों जगह तनख्वाह बराबर मिल रही है, लेकिन एक जगह टैक्स ज्यादा कटेगा और एक जगह टैक्स कम कटेगा, तो आप वहाँ चली जाएंगी ना जहाँ टैक्स कम कटेगा. बिल्कुल. पाकिस्तान में जो सुपर टैक्स लगने के बाद 40% के करीब टैक्स हो गया है, और बैंकिंग कंपनी में 50% के करीब, और इंडिया बांग्लादेश में 25% है. तो कोई नई सरमायाकारी नहीं लाएगा. फिर वो इससे परेशान हो जाएगा कि इस मुल्क में मैं सरमायाकारी लाता हूँ तो एकदम जो है टैक्स रेट ऊपर नीचे हो जाता है. तो ये इन्होंने जो है इन वन वर्ड में ये कहूंगा कि इन्होंने अमीर पे नहीं, पैदावार पे टैक्स लगा दिया. तो ग्रोथ पर लगा ये टैक्स. मुजम्मिल साहब, फिर अल्टीमेटली सीमेंट की फैक्ट्री हो, स्टील की हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या आपका टेक्सटाइल का हो, बेवरेजेस का हो, अल्टीमेटली फिर तो एम्प्लॉइज के ऊपर ही प्रेशर आएगा ना. इसका मतलब है कि हम जब मैच स्केल पे देखेंगे तो ये सारा बोझ तो आवाम पर ही पड़ेगा. जिन्होंने अपनी सैलरीज देनी है, टैक्स तो उन्हीं का पड़ेगा. बिल्कुल, उन पे भी बढ़ेगा. और फिर उसके अलावा जो है पैदावार जब कम होगी तो वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे. अगर ज्यादा मतलब पैदावार करनी है उन्होंने
अगर पैदावार नहीं होगी तो वो कारखाना भी बंद कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने पैदावार पे टैक्स लगा दी, ये बड़ा एंटी होता है, नेगेटिव चीज होती है। राइट, थैंक यू सो मच माहिर माशियात, हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें बड़ा क्लियर कर दिया कि जो नौकरी पेशा लोग हैं हम लोग तो टेंशन में आ गए। वाकई में ऐसा ही है कि टैक्स तरह अगर बढ़ेगा तो किस तरह ग्रोथ होगी, तो एक ग्रोथ पर टैक्स है। अब पता है ये जैसे ऐलान हुआ है, साथ ही जो आपका स्टॉक मार्केट था ना क्रैश कर गया था फ्राइडे, अल्लाह रहम करे। छोटा सा छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, और चाय हमने नहीं पी क्योंकि हमें कहा गया कि जनाब फाकी वजीर ऐसर इकबाल साहब ने कि एक चाय का प्याला कम कर दें। बस 83 अरब रुपए की चाय पी गए पाकिस्तानी, और आप कह रही हम चाय नहीं पी रहे, हम भी, लेकिन अगर कोशिश करें एक प्याली कम कर दें तो शायद थोड़ी सी बचत हो जाए। क्योंकि अब बात ये की जा रही है क्योंकि दूध, पत्ती और चीनी महंगी होने के बाद चाय के होटल मालिकान जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि चाय महंगी की जाए। एक पैकेज है, आए आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। कुछ लोग तो ये शिकायत कर रहे हैं कि मेहमान नवाजी पेश करनी पड़ती है, कुछ ये कह रहे हैं कि चाय छोड़ी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस पर हम बात कर लेते हैं कि वाकई चाय महंगी होने जा रही है या नहीं। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा हाजी मोहम्मद रमजान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाजीब साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। आपने भी सुना, कोई कह रहा है चाय कम कर देनी चाहिए, कोई कह रहे हैं एक प्याली कम कर दें, कोई कह रहा है कि इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर हम और पियेंगे क्या। तो अगर चाय भी छोड़ दें तो फिर कुछ अरसे बाद कहेंगे पानी पीना भी छोड़ दें। सर ये तो नामुमकिन बात है कि हम चाय छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकते। सिंध वाले हैं हम, सिंध वाले, कराची वाले खासकर, और फिर सारा दिन काम करके वो थके होते हैं, तो जब तक जाते हैं तो चाय पीना तो लाजमी होता है। सुबह का आगाज चाय पराठे से होता है, सुबह का आगाज चाय पराठे से होता है। बच्चों का, फैमिली का, आपके तमाम फैमिली मेंबर्स, बच्चे और पढ़ने के लिए भी जाते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, तो शुरुआत जो है वो चाय से होता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ हमारी जो ये इंडस्ट्रीज है, ये चाय की होटल, ये तबाही के उस पर आज पहुंच चुका है। हमारे साथ ऐसा क्यों है, कितनी महंगी होने वाली है चाय? चाय सर पहले दूध पत्ती थी 40 रुपए की शाजीब साहब, उसके बाद अब 60 रुपए तक पहुंच गई। ओहो, अच्छा, ये एक कप की बात कर रहे हैं? एक कप की बात कर रहा हूँ। कट जो हम 30-25 रुपए में दे रहे थे वो 40 तक पहुंच गई कट। बिल्कुल बिल्कुल कट। हमने महंगाई के खिलाफ ये जदोजहद की थी कि कट भी बनाना शुरू कर दिया था ताकि लोगों को कुछ रिलीफ कम पी लें, ज्यादा ना पी लें। कट क्या होता है वो भी बता दें। आधा कप चाय, आधा कप चाय, जी जी, आधा कप, वो आधी कीमत में मिल जाती है। सबसे पहले तो शाजीब साहब मैं आपका 92 चैनल का और मारिया साहब का और आप शाजीब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका फराहम किया और आज इतने अहम इशू पर बात की। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा था, रास्ते पे आ रहा था, तो बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े हुए, महंगाई के इस दौर में वो किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते बस का, तो वो चाय के बगैर मेरे ख्याल से घर से निकलते होंगे, मुझे तो ऐसे लग रहा था। जब किराए 50-60 रुपए नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कह रहे मैंने 20-25 हजार सैलरी है तो मैं बच्चों को खिला दूं, घर का किराया दे दूं, बिजली का बिल अदा करूं, गैस की बिल अदा करूं। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं कि खुदा के लिए इस आवाम पर रहम किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। ये हो कुछ क्या हो रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक से हम इतनी जो है पैसा लेकर के कर्जदार हो चुके हैं कि अभी हमारी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया ना। हाजी साहब अब देखें ना, अब आपने जिस तरह मशवरा दिया, अभी आपने बात की, एग्जाम्पल दिया आपने, वही मिसाल के तौर पे एक इंसान की 25,000 रुपए अगर तनख्वाह है, ठीक है, शाहजेब चाय के हमारी टीम में चाय बहुत शौक से पी जाती है, और ये लोग बार बार कोई भी ऐसे ब्रेक हो ना, चलो आइडिया डिस्कस किए, चलो एक चाय पी कर आते हैं होटल से, ठीक है। अब अगर शाहजेब की मैं बात करूं, शाहजेब अगर कट चाय 4 कट चाय भी पीते हैं तो महीने के 5,000 तो इनकी तनख्वाह से चले गए ना, बिल्कुल चले गए। और अगर कट ना पिए, पूरी चाय पिए महीने में, तो 7,000 इनकी तनख्वाह का जो हिस्सा है, इतना बड़ा चंक, वो सिर्फ चाय में चला जाता है। अब ये बताएं कि जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपए होगी, 30,000 रुपए होगी, वो 7,000 की अगर चाय
पी जाएंगे तो वो कैसे गुजारा कट के करेंगे? अलावा भी अगर तो उनके 1/4 साथ आप एक छोले की प्लेट भी लेंगे, पराठे भी लेंगे, तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता और है। भी ज्यादा बढ़ बढ़ जाएगा। जाता अच्छा, ये मुझे यहाँ पर बताएगा कि रेट सरकारी तौर पर तय किया जाता है चाय का, या जो होटल मालिकान है वो अपनी मर्जी से कोई 40 की बेच रहा है, कोई 50 सर की, कोई 60 मैं की? थोड़ा सा आपको तफसील बता दूं अगर आप इजाजत दें। हमारे कराची में होटल एंड रेस्टोरेंट की कुल तादाद इस वक्त 43-45 हजार है। ठीक है, छोटे होटल में स्टाफ की तादाद 10 से 12 है। ठीक है। दरमियाना होटल में जो स्टाफ की तादाद है वो 20-25 है। बड़े होटल में स्टाफ की तादाद 70 से 100 अफराद की है। कोरोना में होटल एंड रेस्टोरेंट का कमाली नुकसान 54 अरब रुपए का हुआ है। महंगाई ने इस शोबे को बहुत मुतासर किया है। महीने से कीमतों में इजाफा, जिस तरह घी की कीमत में इजाफा 16 किलो बाल्टी पर 5,600 रुपये बढ़ा दिए गए। बिल्कुल 5,600 बढ़ा दिए गए। और इसी तरह आटा की कीमत में 50 किलो बोरी पर 1450 रुपये इसका जो बढ़ा दिए इसका गए। पूरा असर पड़ता है, इसका असर पड़ रहा है, आप कह रहे हैं ये असर पड़ रहा है, यही जो असर चाय के है, ऊपर असर आ रहा है। यही वजूहत है। 1450 रुपये आटे के ऊपर बढ़ा दिया गया, वो पराठा महंगा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह के शाहजेब साहब पत्ती जो है सही कह रहे उसकी हैं कीमत 300 रुपये बढ़ा दी गई। लेकिन आप ये बताइए मुझे आखिरी दालों की जुमला। कीमत, दाल की कीमत 40 रुपये बढ़ा दी जी। बस इतना आखिरी बस इतना बता दीजिए कि क्या चाय पीने वालों में कमी आई है या उतने ही तादाद में चाय लोग पी रहे हैं? बस ये बता नहीं, बहुत कमी आई है। बहुत कमी आई है। ये क्योंकि आपकी बात से बहुत शुक्रिया, आपकी इसी जवाब से हमारी जो अगली कहानी है वो भी से जुड़ी हुई है कि क्या प्राइसेस बढ़ने के बाद चाय पीने वालों में, अगर चाय की बात नहीं करते हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं, तो क्या पेट्रोल लेने वालों में, मुसाफिरों में, लोगों का फ्यूल भरवाने में कमी आई है या वही नंबर है? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम विजिट किया था पेट्रोल पंप तो ये बात हो रही थी कि जो ट्रैफिक आती है, नॉर्मली जो गाड़ियां आती हैं, जितनी व्हीकल्स आती हैं, चाहे वो मोटर बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं, उनकी तादाद तकरीबन 30 से 40% कम हो गई है। लोग अब पेट्रोल ज़ाहिर है जब आपका बाहर आना जाना कम होगा, लोग अब पेट्रोल बचा रहे हैं। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को माया नोटिस किया है कि वो अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल्स घर पर छोड़ के, और वो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं। और हमारे पास अदादो शुमार भी आए थे। बहुत शुक्रिया आरी साहब, आपने वक्त निकाला और आपने आके चाय के हवाले से बात किया और बिल्कुल सही हमारे शेयर किया। लेकिन अब बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से। इसी बात पर हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल समीद साहब ने। अब्दुल समीद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी शाहजेब साहब ने भी शेयर किए कि लोग जो हैं घर पर अपनी गाड़ियां या बाइक्स खड़ी करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। शहरी परेशान। एक तासुर ये भी पाया जाता है कि इस इजाफे से पेट्रोल की फरोख्त जो है उसमें जो है वो कमी आई है। ठीक है, लोगों के कंज्यूमर्स में कमी आई है। आप लोगों पर इसका कैसा असर देखते हैं? जी अब्दुल समीद साहब। यही गलत फहमी है, मजे का सवाल नहीं। हमारे पास पैसा खरीदने के लिए नहीं है डीलर के पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डबल हो गया है। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से तो अपना लोड मंगाते हैं। और दूसरी बात ये है, आम तासुर ये है कि जब कीमत बढ़ती है तो इनके पास जो पुराना पेट्रोल है उसमें ज्यादा फायदा हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी उस दिन हमें कम देती है और रश हो जाता है, हमें देना पड़ता है। अब इस हर शोबे में कोई ना कोई गलत लोग होते हैं, तो वो तो ना होने के बराबर है। और अब मसला ये है कि इतना कीमतें बढ़ा दी है इन्होंने कि अब तो खाली आम आदमी या रिक्शा या टैक्सी की बात नहीं है, अब नहीं है। और लोग भी मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। कोई सब्जी अगर हैदराबाद से आ रही है, लाहौर से आ रही है, उसकी भी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी है। पेट्रोल अगर पंपों पे आ रहा है तो उसके किराए बढ़ा दिए। हर चीज के किराए बढ़ चुके हैं। सही। और बिल्कुल अगर सही। यही रहा तो मैं नहीं समझता कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। और हम इस तरीके से 50 अभी साल हम से ये भी बातें सुन रहे हैं, ये इंडस्ट्री खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अभी पेट्रोल मजीद महंगा होगा। अगर ये मजीद महंगा होता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? अभी जो उसका पूरा इंपैक्ट है वो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। आप क्या समझते हैं अगर ये मजीद बढ़ जाता है पेट्रोल की प्राइस और ऊपर चली जाती है 300 के राउंड, तो फिर क्या होने जा रहा है? नतीजा और बुरा निकलेगा, इससे भी बुरा निकलेगा। मैं तो वहां मिला भी हूँ, मैं सबसे इस्लामाबाद गया था, उनसे दरखास्त की कि वो कहते हैं आपको क्या तकलीफ है, आपको तो
पेट्रोल बेचेंगे। मैंने कहा मुझे तकलीफ नहीं है, हमारा कमीशन कम हो रहा है, पेट्रोल बढ़ने से हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं। आज हम किसी का अकाउंट खोला था, उसका मालूम हुआ उसने पहले 10 लाख रुपए का लेता था मिसाल के तौर पे, आज वो हो गया 18 लाख का। तो हम तो उनको भी नहीं दे सकते। और मैं आपसे नाम लेके कहता हूँ, पीटीवी वालों का 40 साल से मेरा अकाउंट, मैंने कहा भैया मैं तो नहीं दे सकता। अब वो मजबूर हो गए तो भैया हम आप डिपॉजिट देते हैं, हम क्या करें। तो ये तो एक बिल्कुल ठीक। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने कहा कि वाकई मुश्किल हालात हो जाएंगे, देखते हैं, दुआ गो है कि हालात बेहतर होने के लिए और हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमें छोटा सा वक्फा लेना है। प्लीज डू स्टे विद अस। पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर की काविश के जरिए जले हुए मरीजों के इलाज के लिए इनकलाबी पेशरफ्त भी हुई है। बिल्कुल। और बायोनिक्स का हम जिक्र करते हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में हम उनकी बहुत सारी खबरें शामिल कर चुके हैं। बर्न सेंटर सिविल अस्पताल और बायोनिक्स ने मरीजों की देखभाल का मुश्तरका प्रोग्राम बनाया है और इसके जरिए अगर कोई भी शख्स या किसी का भी बाजू या हाथ जो है वो जाया हो जाता है तो वो मसनूई बाजू उनको फराहम करते हैं और वो लगा कर देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं भाई, जबरदस्त। ये तो बहुत, यानी कि अगर हम बात करें हैदराबाद के जो 11 साल बच्चा बिल्कुल जिसकी बड़ी धूम मची हुई है पूरे इस वक्त सोशल मीडिया पे, अब्दुल्ला बायोनिक्स से एडवांस बाजू इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी जो वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर वो भी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अब्दुल्ला को लगाया गया जो एडवांस बाजू है, दुनिया के किसी भी कोने में हो वो कनेक्ट किया जा सकता है ब्लूटूथ के जरिए, वो काम भी करता है। अच्छा, रियली? वाह, ये तो बड़ी नई चीज है, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। और क्यों ना उससे मुलाकात करें जो ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वो हमें ज्यादा बेहतर। हम ये बात करते हैं कि जिसने ये बनाया ना, जरा उनसे हम ये जान लें कि इसकी डिटेल्स हैं। जरूर जान। तो हम पहले बात करते हैं जो इस हमारे साथ मौजूद हैं बायोनिक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनस नियाज, उनसे हम बात करेंगे, फिर आपको अब्दुल्ला से मुलाकात करवाएंगे। अनस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अनस, सबसे पहले तो मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसका जरा मतलब समझाइएगा। थैंक यू सो मच दोबारा से हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि पहले होता ये था कि हम जो ब्रेन कंट्रोल प्रोसाइटिक आर्म्स बनाते थे, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती थी तो लोगों को इसको या तो कोरियर के जरिए हमारे पास भेजना पड़ता था रिपेयर करवाने के लिए, या फिर उनको खुद आना पड़ता था, जो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि अब्दुल्ला का जो ताल्लुक है वो हैदराबाद से है और इसको हमने एक एडिशनल फीचर्स अभी मुतारिफ कराया है इस बायोनिक आर्म के अंदर कि आपके पास एक ऐप होती है मोबाइल के अंदर और आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं विद ब्लूटूथ अपने आर्म के साथ और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें उसके ब्रेन के सिग्नल्स का पता चल रहा होता है, हमें ये पता चल रहा होता है कि वो आर्म किस तरह से यूज कर रहा है, किस दिन में कितने टाइम उसने अपनी फिंगर्स ओपन किए हैं, क्लोज किए हैं, वो अप किए, डाउन किए। अच्छा, यानी कि उसमें कोई फंक्शनल प्रॉब्लम भी हो तो आप लोग वहीं बैठे बैठे उस ऐप के जरिए जो है इसको फिक्स कर लेते हैं प्रॉब्लम को। बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। ये जो आर्म है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आर्म है, तो ये लर्न कर रहा होता है कि अब्दुल्ला किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुद भी अब्दुल्ला की। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहिएगा। अनस, आप भी साथ रहिएगा। अब्दुल्ला भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, हम लोग अब्दुल्ला से मिलके भी और बात करने के लिए भी, और आई एम वेरी श्योर कि देखने वाले भी सब बड़े बेचैन होंगे। अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ उनकी गालिबन वालदा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। भाई कैसे हैं आप अब्दुल्ला? ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। और कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है कि आपका एक और आर्म भी हो गया, एक और बाजू भी हो गया, कैसा फील कर रहे हैं? बेटर फील कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि क्या हुआ था, अब्दुल्ला को क्यों जरूरत पड़ी मसनूई बाजू की? दरअसल 1 साल पहले तकरीबन 27 मई 2021 की ये बात है कि 3rd फ्लोर पे अब्दुल्ला, मैं अपनी वालदा साहिबा के घर आई हुई थी वेकेशंस स्पेंड करने के लिए। सो हमारी गली में जो है वो 11,000 वोल्टेज की जो वायर्स हैं वो बहुत ही क्लोज
लगाई हुई है। नेप्रा की तो लॉ के मुताबिक ये 6 फीट के बिल्कुल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, जबकि हमारा घर जो बना हुआ है वो अकॉर्डिंग टू मैप बना हुआ है और जितना वो आगे शेड अलाउ किया हुआ है जी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। लेकिन ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे वायर्स लगाई गई हैं और तो ये उस वजह से जो है ये हादसा पेश आया, क्योंकि अब्दुल्ला वहाँ पे जो है वो अपना बलून लिए हुए विंडो में खड़े हुए थे, खेल रहे थे, तो हवा के उससे ब्लो से जो है वायर्स में जाके इनका जो बलून है वो रैप हो गया। सो यू नो कि बच्चों को बहुत वो होती है अपनी चीज़ों से अटैचमेंट, तो जो स्ट्रिंग है बलून की वो हवा में थी, तो इसने कोशिश की कि ये स्ट्रिंग से अपना जो है वो बलून ले उतार ले। सो यू नो कि इतना जो वोल्टेज हाई वोल्टेज का जो वायर होता है वो दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला ने जब हाथ थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया था तो जो करंट है वो इन्हें लगा और आयरन मेड विंडो थी तो उसकी वजह से जो है वो खड़े थे, तो पूरी मतलब यू नो कि अब्दुल्ला जो है वो बेहोश हो गया, स्पार्क हुआ, एक ब्लास्ट हुआ छोटा सा। सो हम लोग जो हैं फिर वो वहाँ पे गए और बस हमने इनको वहाँ से रेस्क्यू किया। उसके बाद हम वहाँ अपने इलाके में ही हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। इनिशियल वहाँ से इनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिला, बट क्योंकि इनकी बस सिवियर कंडीशन थी। वाकई में मैं बेहोश हो गया, मैं तो कह रही हूँ आपकी बात प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। सो उन्होंने हमें बर्न सेंटर रेफ़र कर दिया। सो वहाँ पे अब्दुल्ला तकरीबन 2 मंथ्स एडमिट रहे हैं आईसीयू में। अब्दुल्ला की 24 सर्जरीज़ हुई हैं। 24 सर्जरी से बाजू की हुई है? जी, ये 4 डिग्री तक इनका जो है वो बर्न हो चुका था, जो राइट हैंड था, और फिर इनकी जान बचाना इतनी ज़रूरी ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये कम्प्लीटली बर्न है और ब्लैक हो चुका था इनका बाजू जो है ना। सो तकरीबन 14 जून को, फिर 27 के बाद 14 जून 2021 को इनकी राइट हैंड की एम्पुटेशन हुई थी, प्लस जो इनके दोनों फीट हैं वो फिंगर्स भी जो है उनकी भी एम्पुटेशन इनकी हुई है। सो इस तरह से ये तो डॉक्टर्स ने फिर ये फैसला किया था उसके बाद जी कि कोई और बिल्कुल ऑप्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं था कोई और ऑप्शन। ऑल्दो हमारे लिए इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं अप्रिशिएट करूँगी वहाँ बहुत बर्न सेंटर में बहुत अच्छी सहूलियात हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे इलाज हुआ। फिर उसके साथ ये कनेक्शन कैसे हुआ बायोनिक्स के साथ कि जो मसनूई बाजू है, क्या आप लोगों को इसका ऑलरेडी पता था या आप लोगों का रब्ता कराया गया? फिर कैसे आप लोगों ने ये उनसे डिसीजन लिया? जी आइडिया तो हमें था, हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, लेकिन जो अब्दुल्ला के सर्जन है डॉक्टर अली इदनान, बर्न सेंटर से प्लास्टिक सर्जन है, उनकी हमें कॉल आई थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया था एंड दे सेड के दे वांटेड टू गिव द गिफ्ट दिस टू अब्दुल्ला। और क्योंकि हम वहाँ रहे थे तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट हमें मिला। हमें नहीं लगा कि हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं। दे गाइडेड अस ईच एंड एवरीथिंग, दे काउंसल्ड अस वेरी वेल in that manner that we were not able to understand all these things, we were not ready to do this thing। लेकिन फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि हम इस तरह का एक इनिशियल जो प्रोसेस है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब्दुल्ला, आप इसको यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो बाजू को? थोड़ा सा हमें डेमो दे सकते हो कि कैसे ये इस्तेमाल हो जाता है? लिख भी रहे हैं अब्दुल्ला, बैग आप इस्तेमाल करते हो, लिखते भी हो बाकायदा? माशाल्लाह। जैसे कि ये अपनी एल्बो को अप एंड डाउन आप देख सकते हैं कि ये कर रहे हैं। इसी तरह ये इजीली चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। ठीक। अगर ये कैमरा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो हम ये हमारे नाज़रीन इजीली देख सकेंगे कि आप इसको चीजों को होल्ड कर सकते हो अपने हाथ से, ऐसा ही है। और अगर आप बाजू मूव करना चाह रहे हो पूरा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, वो भी हो सकता है, ऐसे ही करके दिखाओ थोड़ा सा। अच्छा, उसमें थोड़ी सी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आपको उन्होंने कहा है? जी, अभी तो जस्ट इनको लगे हुए 1 मंथ हुए। अच्छा, अभी 1 मंथ हुआ है? जी, लेकिन इसमें ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी उतने ज़्यादा ये टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। आपका नाम जान सकती हैं? मेरा नाम सदफ अहमद है। जी। आप लोगों ने बहुत हिम्मत की है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि औलाद की तकलीफ़ जो होती है ना, वो सब मैंने अपने बड़ों को भी कैसे सुना है, लेकिन अपने
भांजा भांजी हो, भतीजा भतीजी हो, उनकी भी तकलीफ नहीं देखी जाती, तो वाकई किसी भी माँ बाप को औलाद की तकलीफ से अल्लाह पाक महफूज बिल्कुल ना दिखाए। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, आप किस दर्द से गुजरी होंगी या आपकी फैमिली किस दर्द से गुजरी होगी। बस हमारे पास तो खुद वर्ड्स नहीं है उस वक्त, तो हमें खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और बहुत ही मतलब हमारे लिए तो समझ लें कि हमने एक दुनिया में क़यामत देख ली थी कि क्या क़यामत होती है, हम उस चीज़ से गुजरे हैं। लम्हा क्या होगा आपके लिए जब आप और मेरा सबसे मतलब लाडला बेटा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 सन्स और ये सबसे यंगेस्ट है, तो बस बहुत मुश्किल था। ऑल्दो बच्चा तो चाहे आपका पहला, दूसरा या तीसरा हो, सब एक जैसे होते हैं आपके। अब्दुल्ला, आपने क्या सीखा बेटा? इतना बड़ा हादसा आपकी जिंदगी में हो गया और अल्लाह ने आपको उससे निकाल कर आपको दूसरी जिंदगी दी है ना जानी, आपने क्या सीखा कि क्या लाइफ में आपका, आप समझते हो अभी तक आपका लेसन मिला आपको जान? क्या समझते हो? थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, बिजली के तारों में नहीं जाना चाहिए ना, और थोड़ा सा इनको भी ख्याल करना चाहिए कि घरों से थोड़ा सा दूर बिजली के पोल्स लगाएं, तारे लगाएं, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ पर ऐसे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस तरह का। अब्दुल्ला कुछ कहना चाहेंगे? कैसा फील करते हैं? कुछ बताना चाहेंगे? बेटर। अच्छा, कम बोलते हैं अब्दुल्ला, कम गोएगा? लिटिल बिट सम मूडी है, कभी तो काफ़ी बातें भी करते हैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद कोई हादसे के बाद चिड़चिड़ापन तो नहीं आया अब्दुल्ला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमने डे फर्स्ट से ही मैंने पहले तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था जो उन्होंने मुझे दिया डॉक्टर्स ने। मेरी भी सबसे पहले साइकोथेरेपी हुई, उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं हिम्मत नहीं करूँगी तो ये कैसे हिम्मत करेगा। सबसे पहले तो मैंने खुद रोना धोना बंद किया, और उस दिन जब मैंने बंद किया, वो दिन और आज का दिन मैं ना रोई हूँ। और सबसे पहले मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एज ए चैलेंज। और जब मैंने ये पढ़ा कि जो है आजमाइश जो है वो एक बुरी चीज़ नहीं होती, और अगर बुरी होती तो ये कभी अंबिया पे ना आती। तो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला ने जब उन पे आजमाइश दी और उन्हें उसे ओवरकम किया, तो आई थॉट दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। क्या बात, क्या बात। अल्लाह के मान की इबादत फरमाए। हम सुन रहे हैं और यकीनन आप भी सुन रहे होंगे। हम छोटी सी बात अनस से भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, खासतौर पर ये जो मसनूई बाजू है, इस पर कितना खर्चा आता है नॉर्मली? देखिए, पाकिस्तान भर में इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन के बहुत सारे हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत सारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि जो अब्दुल्ला इस वक्त आर्म यूज कर रहा है, अगर ये सिमिलर कैटेगरी का आर्म ये अगर लेट्स सपोज यूएस या यूरोप से लगवाता तो कम से कम भी वो $50,000 का लगता, और उसके लिए इनको कम से कम भी समझ लें कि एक सर्जरी से गुजरना पड़ता, जिसके बाद अनस पाकिस्तान में वक्त बड़ा मुख्तसर पाकिस्तान में ये जो आर्म है जी, तो ये रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान में जिस तरह का अब्दुल्ला ये आर्म यूज कर रहा है, तो इस वक्त ये करंटली पाकिस्तान में 15 लाख रुपए का है, और मतलब कि आप डिफरेंस देख सकते हैं ठीक हो गया, कितना ज्यादा कम्पीट किया। बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी मतलब की बात काटनी पड़ी है, लेकिन वक्त बड़ा महदूद है क्योंकि न्यूज का प्रोग्राम में हमें आप लोगों को अपडेट भी रखना है। थैंक यू सो मच अनस, आपका, अब्दुल्ला आपका, भाभी आपका, सलामत रहिए। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। छोटे से वक्फे के बाद शाज़िब और माया कर रहे हैं आपको इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर शाज़िब और माया के साथ सवेरे पाकिस्तान में अपना साथ बनाए रखने के लिए बेहद शुक्रिया। जैसे कि हम आपको बताते रहे पिछले हफ्तों में भी कि ईद कुर्बान आने वाली है, लंपी डिजीज़ अलग हमने बात की, बीमारियों में ज़ाहिर मवेशी मंडी के हवाले से हमने आपको अपडेट दी, किस तरीके से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। ये तमाम सारी बातें तो रियलिटी है ही शाज़िब, लेकिन एक चीज़ हमें ये अक्सर नहीं पता होता कि आया हमें कुर्बानी करनी क्यों है, कौन लोगों पर कुर्बानी फर्ज है, कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, दीन हमारा क्या कहता है, उस हवाले से हमारी क्या क्लैरिटी होनी चाहिए।
कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। बिल्कुल, मवेशी खरीदने के हवाले से हमें क्या इल्म है कि हमें किस तरह का जानवर खरीदना है कुर्बानी के लिए, और इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईद करीब आते जा रही है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। तो किन ऐब वाले मवेशियों की कुर्बानी नहीं हो सकती, किन की हो सकती है, ये तमाम बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर रहनुमाई के लिए हमने राब्ता किया है। मुफ्ती फारूक अल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं ये कुर्बानी क्या है, कुर्बानी के फजाइल कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़ुल्हज मगरिब से पहले तक कुर्बान करने का नाम है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी अकरम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। आपने जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो हर साल कुर्बानी फरमाई। आपने कुर्बानी ना करने वालों से नाराज़गी का इजहार फरमाया जो इस्तिताअत रखने के बावजूद ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि 10 ज़ुल्हज को या कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अज़ीज़, पसंदीदा और महबूब अमल कुर्बानी करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब जानवर कुर्बान किया जाता है तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से कबल अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की बख्शिश फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले को सवाब देता है और कुर्बानी का जानवर कल क़यामत अपने खुरों, सींगों और खाल समेत आएगा। और मुस्तदरक की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जो इंतहाई डेंजरस मकाम है जहाँ से हर वो शख्स जिसमें अमल की कमज़ोरी, एतिकाद की कमज़ोरी है वो गिरेगा और दोज़ख में जा पड़ेगा। उस पुल सिरात पर जिसकी अमली कमज़ोरियाँ हैं उसके लिए सवारी ये कुर्बानी के जानवर बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए तुम फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुश दिली के साथ, बड़ी खुशी एहतिमाम के साथ कुर्बानी किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुर्बानी करना, ज़रा ये भी रहनुमाई फरमाएगा, कुर्बानी करना किस शख्स पर लाजिम है, लाजिम होने की क्या शराइत हैं दीन, कुरान और हदीस की रोशनी पर, और लाजिम होने पर वो कुर्बानी ना करे तो क्या हुक्म है? जी हजरत। देखिए, कुर्बानी हमारे दीन में वाजिब है। वाजिब होने का मतलब ये है कि अगर इसे अदा न किया तो गुनाह है, अल्लाह ताला के हुजूर इसका मुआखज़ा होगा, इसकी गिरफ्त होगी और इस पर सज़ा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने कुर्बानी की इस्तिताअत दी, इसके बावजूद उसने कुर्बानी न की तो उसको हक़ नहीं पहुँचता कि वो हमारे ईदगाह के मुसल्ले के करीब आए और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे। यानी आपने इतनी शदीद नाराज़गी का इजहार फरमाया और वईद फरमाई, और वईद उस अमल पर होती है जिसके ना करने से कोई सज़ा का तयन किया जा रहा हो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हर साल कुर्बानी फरमाई और फिर ना करने वाले पर नाराज़गी फरमाई तो इससे पता चला कुर्बानी करना ताकीदी अमल है, वाजिब अमल है, लाजिम अमल है। अब किस पर होती है? आसान सा मैं उसको मुख्तसर से लफ्ज़ों में यूँ समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर रकम मौजूद है, जो आज के हिसाब से जो आज रेट है चांदी का वो 1449 रुपये फ़ी तोला है, उस हिसाब से तकरीबन 86,000 बनता है। जिसके पास 86,000 मौजूद है पैसे, रकम पाकिस्तानी 86,000 रुपये मौजूद हैं, या
इतने पैसों का माल तजारत मौजूद है, किसी के पास दुकान में इतना सामान पड़ा है कि कोई कंपनी चला रहा है, उसके पास इतना सामान पड़ा है बेचने के लिए, या किसी खातून के पास इतने पैसों के जेवरात पड़े हुए हैं, उन सब पर कुर्बानी वाजिब। और एक और बात, जिस शख्स के पास ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा इतना सामान पड़ा है जिसकी वैल्यू 86,000 रुपये या इससे ज़्यादा की है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मसलन एक घर में एक गाड़ी ज़रूरत की है, दूसरी गाड़ी वैसे ही अपनी ख्वाहिश से रखी हुई है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो भी कुर्बानी वाजिब है। तो हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा रखी हुई है, उसकी वैल्यू अगर 86,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो उसकी सूरत में भी कुर्बानी लाजिम होती है। यूं ही अल्लाह एक बात इसके साथ और भी करना ज़रूरी होगा कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको अपनी कुर्बानी अदा करना लाजिम होगा। मसलन शौहर पर कुर्बानी वाजिब है और बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब है, तो शौहर के ज़िम्मे अपनी कुर्बानी है, बीवी के ज़िम्मा अपनी कुर्बानी है। लेकिन बाज़ घरों में मर्द खुशी के साथ अपने बीवी की जानिब से कुर्बानी करते हैं, इस तरह बीवी की कुर्बानी भी अदा हो जाती है। ये झगड़ा डालने की ज़रूरत यानी कि ये किया जा सकता है, आप पर अपनी कुर्बानी है, लिहाजा आप अपनी तरफ से करें। अगर कहीं बाहमी मोहब्बत के साथ ये रवाज चला आ रहा है कि शौहर ही अदा करता है, तो इस सिलसिले को कायम रखें, इसी तरह कुर्बानी अदा की जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, कुर्बानी किस किस जानवर की हो सकती है, उसकी उम्र क्या हो, इस हवाले से क्या अहकामात हैं? इस हवाले से गुजारिश ये है कि 3 तरह के जानवर हैं। एक बकरा और उसकी असनाफ, मसलन दुम्बा है, भेड़ है, बकरा बकरी है, इनकी कुर्बानी है। इनकी कम अज़ कम उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा दुम्बा हो जो दिखने में इतना पला बड़ा लगता है कि उसकी उम्र साल लगती है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अगरचे वो 6 माह का हो, लेकिन लगता वो साल का है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर वो साल का नहीं लगता, छोटा लगता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 2, गाय और उसकी असनाफ, यानी सोसाइटी में कुछ लोग कट्टे की कुर्बानी करते हैं, कोई भैंस की करते हैं, गाय की करते हैं, तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है। और तीसरी किस्म है ऊँट। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होना ज़रूरी है। इन सब जानवरों का ऐब से पाक होना ज़रूरी है। ऐब वो चीज़ होती है जिसकी वजह से जानवर की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में उसके दाम अच्छे नहीं लगते उस ऐब की वजह से। वो ऐब जिसको शरीयत ने ऐब कहा, जिसकी मौजूदगी में जानवर इस काबिल नहीं रहता कि उसकी कुर्बानी की जा सके, वो बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है कि एक ऐसा जानवर है जो पागलपन का शिकार है और वो चारा बिल्कुल नहीं खाता, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसकी बीनाई आँखों की ज़ायल हो चुकी है, अंधा जानवर है, देख नहीं सकता, उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। यूं ही ऐसा जानवर जो लागर और कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाता, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसका कान 1/3 कटा हुआ है, कम से कम 1/3, इसी तरह दुम उसकी कटी है 1/3 या उससे ज़्यादा, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह जो चकती वाले जानवर हैं, उनकी चकती अगर 1/3 या उससे ज़्यादा कटी है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर कान ही नहीं है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। ऐसा जानवर जिसके थन खुश्क हो गए हैं, ऐसा बकरी है तो उसका 1 थन खुश्क हो गया है, गाय भैंस है उसके 2 थन खुश्क हो गए हैं, तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसकी नाक कटी हुई है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अल्लाह, ठीक, यानी कि ऐब से पाक। ऐब से पाक। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर घरों में कुर्बानी जो है अपने अपने ऐब से पाक। अच्छा मुफ्ती साहब, इस तरह अक्सर घरों में कुर्बानी का वक्त या दिन जो होता है
वो लोग अपने आसानी के हिसाब से या कसाई की अवेलेबिलिटी के भी हिसाब से करते। लेकिन मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ी रहनुमाई थोड़ा सा फरमा दीजिए कि इस हवाले से कि कुर्बानी का कोई वक्त है या कोई दिन मुकर्रर है या अव्वल आपको किस दिन करना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले कितने से। दिन तक कुर्बानी की जा सकती है? वैसे तो करते हैं लोग, लेकिन जरा रहनुमाई हो जाएगी तो अच्छा है। जी, कुर्बानी के हवाले से हमारा दीन ये कहता है कि आप 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं। ईद उल अज़हा का पहला दिन ईद की नमाज के बाद से लेकर आप ईद के तीसरे दिन गुरूब आफताब से पहले तक, ये सारा वक्त कुर्बानी का है। आप किसी टाइम कुर्बानी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। गुज़श्ता ज़मानों में चूँकि लाइटिंग का इतना बेहतरीन इंतज़ाम नहीं था, इम्कान था कि रात को कुर्बानी करते हुए कहीं ख़ता और गलती ना हो जाए, इसलिए हमारे फ़ुक़हा ये कहते थे कि दिन को ही कुर्बानी की जाए। लेकिन आजकल चूँकि बेहतरीन लाइटिंग का अहतमाम है, दिन की तरह रोशनी होती है रात को भी, अगर कसाई दिन के वक्त अवेलेबल नहीं, रात को मुयस्सर है, तो अगर कोई रात को भी कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगा। तो हाँ, यानी कि हजरत पहले दिन की भी रात को, दूसरे दिन की भी रात को। अच्छा जी, अच्छा मुफ्ती साहब एक पॉइंट इसमें बता दीजिएगा। पहले दिन अक्सर लोग हम देखते हैं कि ईद की नमाज अदा की जा रही है अगर 8 बजे या 7 बजे, उससे पहले भी कुर्बानी हो जाती है कुछ जगहों पर, लेकिन ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी होनी चाहिए। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर शहर में किसी एक जगह ईद की नमाज हो चुकी है, उसके बाद कहीं कोई कुर्बानी करता है तो कुर्बानी करना जायज़ है। जिस महल्ले में आप रहते हैं उस महल्ले में अगरचे ईद की नमाज अभी अदा नहीं हुई, लेकिन शहर की एक मस्जिद में ईद की नमाज अदा हो चुकी है, तो आपका कुर्बानी करना दुरुस्त है। हर महल्ले में ईद की नमाज का हो जाना ज़रूरी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती फारूकुल क़ादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाअल्लाह रहनुमाई के लिए फिर आपसे वक्त लेंगे। हुज़ूर साहब प्रोग्राम यहाँ पे वक्फा लेते हैं, शाज़िया फरमाया कर रहे हैं आपका इंतज़ार। और एक चीज़ इसी ईद कुर्बान से जुड़ी हुई है कि मवेशियों को इंजेक्शन लगा लगा कर उनकी भूख को बढ़ाया जा रहा है। सदाकत इसमें कितनी है और इससे क्या एग्जैक्टली अब देखते हैं ये कितनी सच्चाई है, लेकिन इस वक्फे के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था मवेशी मंडी के हवाले से, इसी पर एक और सेगमेंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बछड़े हैं वो अचानक 25 जो उनका वजन होता है ना 25 मन, वो 30 मन के हो जाते हैं। वही ना, क्या वजह है? थोड़ी देर पहले से मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि भाई जिसकी जो उम्र हो ना, अगर फर्ज करो वो आधे का भी है, लेकिन अगर 1 साल का लगता है जिसामत से, तो आप उससे कुर्बानी जायज है। लेकिन क्या वो जायज है जो इंजेक्शन दे दे के उनकी भूख बढ़ा कर उनको आर्टिफिशियली जो है वो बड़ा सवाल है कि 1 साल में सिर्फ चारे के जरिए क्या इतना भारी मवेशी तैयार हो सकता है? जिस किस्म के मवेशी हम देख रहे होते हैं मंडियों में, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की खुराक के साथ कई तर्ज के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन उनको भारी करने के लिए, उनको बड़ा दिखने के लिए, उनको वजनी करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन कितने नुकसानदेह हैं, इनका कितना खतरनाक असर पड़ सकता है? तो ये पूछे कि ऐसा हो भी रहा है, ये पक्का हो रहा है, सदाकत से जरा ले लेना पता चले कि फिर उसके बाद आपका वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ वेट डॉक्टर आतिफ हैं, हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब ये जो इंजेक्शन लगाने का मामला है जानवरों में, मवेशियों में, इस हवाले से जरा बताइएगा। एक तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ये तरीका अपनाया जाता है भारी करने के लिए जानवरों को? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल जो मंडियों में देखे जा रहे हैं एक 20-20, 30-30 मन के जो जानवर, अब जो हो नेचुरली तरीके से अगर आप उनको फूड प्रोवाइड करेंगे तो उसमें एकदम से और इतना ज्यादा वेट गेन नहीं हो सकता। इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस फीड है, जिसमें बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं जिससे बहुत तेजी से उनका वेट गेन किया जा सकता है।
कुछ विटामिन ए डी के इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मसल ग्रोथ रेट बहुत डबल हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो मसल ग्रोथ रेट जब इतना तेजी से बढ़ता है तो वो उनकी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होता है। और आगे जाके देखा गया है कि उन जानवरों के गोश्त में उनका टेक्स्ट और टेक्सचर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो उस पर भी वो असरअंदाज होता है उसका सब चीज। तो नेचुरल फूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात के साथ तगड़े कुर्बानी के जानवरों के लिए कौन सा इंजेक्शन जो लगाया जाता है, उससे अगर इंसानी पेट में वो गोश्त जाता है तो क्या इंसानों को भी उसका जाहिर है ऑटोमेटिकली असर होता होगा और नुकसानदेह भी होता होगा? जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे केमिकल प्रोसेस फीड की दिए जाते हैं, उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। और साथ साथ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं और बहुत सारे इस तरह के इंजेक्शंस और फीड दिए जाते हैं जिसमें यूरिया मौजूद होता है। जैसे कि देखा जाए यूरिया इंसान जान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से इंसानों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल चीज नहीं है। नेचुरल के अलावा जब आप किसी भी चीज पे जाते हैं तो उसके बहुत खतरात होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम ये जिक्र कर रहे हैं कुर्बानी के जानवरों का वजन बढ़ाया जाता है इस तरीके से इंजेक्शन लगाने से, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि इनके गोश्त में तब्दीली क्या आती है? जैसे कि आप बता भी रहे हैं तब्दीलियां बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि तब्दीली आ रही है और हम कैसे एहतियात कर सकते हैं इससे? नहीं, अब फिजिकली तो ऐसे नहीं पता चल सकता। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक मंडी से जानवर लाते हैं, क्योंकि वो शुरू में उसको केमिकल प्रोसेस फीड जो दिया जाता है, उसके बाद जब वो नेचुरल फीड पे आता है तो वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में, लाइक एक डेढ़ हफ्ते में आपको पता चल जाएगा उसका वजन लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसको फीड नहीं प्रोवाइड हो रहा। अब जब आप नेचुरल फीड दे रहे हैं तो उसमें वो उसका वजन भी कम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज, जब आप ज़िबा करते हैं उसके बाद जब गोश्त उसका देखेंगे, उसके टेक्सचर में भी बहुत फर्क होगा और टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क होगा। एक नेचुरल और उसके टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। खाने पीने में भी वो इतना ज्यादा लजीज नहीं होगा जितना कि एक नेचुरल एक गाय भैंस का हो सकता है। मैं यही कहने वाली थी डॉक्टर साहब कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम गोश्त मंगवाए ना, तो फिर लोग कहते हैं गोश्त ना कटा हुआ भी अच्छा है भी, लेकिन मजा नहीं है। इसका मतलब है ये फौरन आम इंसान जिसको नहीं, ना तो वो डॉक्टर है आपकी तरह, ना वो मवेशी मंडी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो जायके से बता सकता है कि उस गोश्त में मजा नहीं होता। बिल्कुल, अब वो तो एक खाने से और देखने से ही पता चल सकता है। अब इसके अलावा अब जो एक सही तरीका है कि लोगों को चाहिए कि वो इतने हैवी जानवरों की तरफ ना जाएं कि वो 30-40 मन का जानवर ले रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है जब वो ज़िबा होगा उसके बाद उसके गोश्त जब वो कंज्यूम करेंगे उसमें तो ऑटोमेटिकली जब पता चल जाएगा। अब लोगों को बचने के लिए ये चाहिए कि वो एक नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से जानवर लें, और उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताता चलूं, जो आजकल लोगों का रुख है मंडी की तरफ। इसमें जानवरों का कद अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी खाल खींची मतलब कि ढीली होनी चाहिए, लूज स्किन होनी चाहिए, स्किन पे कोई निशानात ना हो, साथ में देखा जाए कि एनिमल को कोई मोशन या स्किन पे कोई टिक्स वगैरह तो नहीं है। बस ये चीजें, इस चीजों का ख्याल रखा जाए। बाकी एक नॉर्मल अगर आप जानवर लेते हैं तो इंशाल्लाह उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब जानवर एक जैसे नहीं है। कुछ जो बहुत ज्यादा हैवी जानवर हैं उसमें ज्यादा खदशात हैं। सही बात। अच्छा, जो हैवी जानवर होते हैं इस तरह देखने से ना अक्सर लोग कहते हैं वाह वाह क्या खूबसूरत जानवर है, कितनी हेल्दी गाय है या कितना हेल्दी बकरा या दुम्बा है, उस पर जो है ना वो देखकर अंदाजा हो सकता है यही एक हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं चीज कि मवेशी मंडी लोग जाते हैं वो यही देखते हैं कौन सा जानवर कितना भारी है। आपके ख्याल में जानवर की सेहत से के हवाले से अगर हम बात करें तो जो फिट जानवर कहते हैं कि ये सेहत में बिल्कुल बेहतरीन है, ये कैसे बात जज की जाए कि ये जानवर खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, अब उसमें ये देखा जाएगा सबसे पहले कि जानवर की बहुत सारी बोन्स तो नजर नहीं आ रही, हड्डियां तो नजर नहीं आ रही। एक सबसे मेन चीज जो है फिजिकली आप अपीयरेंस से देख सकते हैं कि हड्डियां तो नजर नहीं आ रही, और खाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन बहुत ज्यादा एक अजीब सी और ड्राई सी इस तरह की तो नहीं है, और एनिमल को कोई मोशंस वगैरह या इस तरह की कंडीशन तो नहीं है। डायरिया अगर होता है तो वो एक बीमार जानवर है, कुछ दिन में उसका वेट लॉस हो सकता है, एक चीज ये। और दूसरी, स्किन पे कोई टिक्स वगैरह या इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है।
साथ में आप ये भी चला फिरा के भी चेक कर सकते हैं अगर जानवर सुस्त नहीं है, चलने फिरने में, खाने पीने में ठीक है। सबसे अहम बात ये, बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि यार हम मंडी से जानवर लाए और इसने खाना पीना छोड़ दिया है। तो जब आप वहां पर जाते हैं तो आप वहां पे थोड़ा सा चारा वगैरह, घास जो भी है, वहां पे उनको खिला के ट्राई करके देखें। और साथ में उसका जैसे मैंने बताया स्टूल का मोशंस वगैरह तो नहीं है, या थोड़ा सा चला फिरा के देख लिया। तो ये चीजें बहुत अहम है जो कि देखनी चाहिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि जानवर जब लें तो थोड़ा तसल्ली से लें, जल्दबाजी में ना लें, यही कह रहे हैं ना फिर आप? इसका मतलब जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि आप वहां पे सब चीज देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी कोई खास चीजें नहीं है, एक नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि आप जज कर सकते हैं इजीली। राइट, थैंक यू डॉक्टर आतिफ, आपने आज सारे सवाल सुने हमारे और जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आप सर्जन भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर जब तक ईद कुर्बान आती रहेगी मेरे ख्याल ज़्यादा आपसे बातचीत रहेगी। वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोग जो हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया के साथ आप लोगों ने वक्त गुजारा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आई होप आपकी चाय और उसका नाश्ते का जो मज़ा है वो तो बाला हो गया होगा, लेकिन ये मज़ा कल सुबह फिर आपके साथ होगा बराह रास्त। शाज़िब और माया कल होंगे आपके साथ बराह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।